पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स का स्पेशल नाम एक्चुअली में अल्फा पार्टिकल्स है क्या? डबल हीलियम डबल चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर हो रहा है? अच्छा, इसका मास भी होता है, मैं आपको इसका मास भी बता देता हूँ, पेपर में पूछा जाता है। मैं भी अभी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूँ एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद। कितना मास है इसका? किसकी बात हो रही है? हीलियम के चार्ज पार्टिकल्स की। कितना मास है इसका? 4u। इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। थॉमसन का पढ़ लिया था। थॉमसन ने किससे कंपेयर किया था? वाटरमेलन। और वो तो बहुत इजी था और टेस्टी भी था। ठीक है, क्या ये टेस्टी लग रहा है? नहीं, ये खतरनाक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक सोर्स है, सोर्स से पार्टिकल्स निकल रहे हैं। वो पार्टिकल्स एक्चुअली में हीलियम के पार्टिकल्स हैं, डबल प्लस चार्ज है उनके ऊपर, जिनको डबली चार्ज पार्टिकल्स या फिर अल्फा पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और उनका मास कितना है? 4u, जो कि प्रोटॉन के मास से काफी ज्यादा था। ठीक है, ये आपको बीम दिख रही है ब्लू कलर की? ये जो बीम है ये अल्फा पार्टिकल्स की बीम है, जो कहां से निकल रहे हैं? सोर्स से निकल रहे हैं। ये सोर्स है। जैसे एक ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है ना, तो वो एक सोर्स हो गई। इस प्रोजेक्टर से लाइट आ रही है तो ये प्रोजेक्टर एक सन से लाइट आ रही है तो सन एक। ऐसे इस बॉक्स से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं तो ये बॉक्स एक। ये चीज क्लियर हो रही है सभी को? ठीक है, कौन से पार्टिकल्स इससे निकल रहे हैं? सोर्स से अल्फा पार्टिकल्स। अब देखो आगे चलते हैं। ये आपको एक दिख रहा है? ये क्या है? ये एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, जिसको ये सीधी थी, हमने इसको क्या कर दिया? हमने किया रदरफोर्ड ने एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली है और उसको क्या कर दिया है? फोल्ड कर दिया, सर्कुलर। ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है ना, ये चमकती है। चमकने का मतलब है हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट। चमकने का मतलब है कि जब इस पे अल्फा पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा ना, कौन आके स्ट्राइक करेगा? अल्फा पार्टिकल आकर स्ट्राइक करेगा तो ये वहां से शाइन करने लगेगी, एकदम से इसमें चमक आएगी कुछ। ठीक है, कब चमक आएगी? जब अल्फा पार्टिकल इस पर जाकर स्ट्राइक करेगा। आ रही है बात समझ में? मतलब ये जो स्क्रीन है, जैसे ये एक आपको पूरी व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है, अगर मैं इस पे कोई चीज फेंक के मारूंगा तो जहां पर वो लगेगी वो पार्ट हल्का सा चमकने लग जाएगा। अभी समझ आ रहा है? तो ये देखो, ये चमक रही है यहाँ से, ये चमक रही है यहाँ से, शाइन हो रही है यहाँ से। इंग्लिश में चमक रही है, शाइन हो रही है। तो कब शाइन होगी? जब इस पे कौन स्ट्राइक होगा बच्चों? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। ये चीज क्लियर हो गई सबको? ठीक है, बीच में देखो क्या है? फॉइल। फॉइल क्या होता है? सुना है कभी? फॉइल पेपर पैकिंग के लिए यूज करते हो। सुबह वो खाना लेके जाते होंगे, अब तो खैर स्कूल ही नहीं जा रहे हैं, घर से चल रही है क्लास। इस तरह की फॉइल होती है। क्या है इस फॉइल का नाम? सिल्वर फॉइल या फिर एल्यूमिनियम की फॉइल आती है। देखो बहुत पतली है, ये मेटल की बनी है। एल्यूमिनियम एक मेटल है ना, तो मेटल की जो बनी हुई फॉइल होती है वो काफी पतली होती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, याद है किसी को? मैलिएबिलिटी या डक्टिलिटी? मैलिएबिलिटी। जो मेटल्स हैं उनकी पतली पतली शीट्स बनाई जा सकती है, थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? आपको पता सबसे ज्यादा पतली शीट किसकी बनाई जा सकती है? गोल्ड। ये देखो कितनी पतली है, एल्यूमिनियम की है ये, फिर भी ये बहुत पतली है। लेकिन हमें इससे भी ज्यादा पतली चाहिए थी, हमें या रदरफोर्ड को? रदरफोर्ड को इससे भी ज्यादा पतली शीट चाहिए थी, उसको सबसे ज्यादा पतली शीट चाहिए थी, इसलिए उसने कौन सी फॉइल ली? ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए गोल्ड फॉइल का यूज क्यों किया? बिकॉज ही वांटेड अ वेरी वेरी थिन शीट। उसको सबसे ज्यादा पतली शीट चाहिए थी, और सबसे ज्यादा पतली शीट कौन प्रोवाइड कर सकता था? गोल्ड। भले ही महंगी आती है, लेकिन रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया, और इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या पड़ा था? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है।
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल्स किसको बोला है, ये दिख रहा है आपको? किसको बोला था हमने अल्फा पार्टिकल्स? हीलियम के बोलो भाई क्या हो गया, सुन पड़े हो। हीलियम के डबल चार्ज पार्टिकल्स को हमने क्या बोला था? जिस बॉक्स में से वो निकल रहे थे वो क्या हो गया? किसका सोर्स हो गया? इसमें कोई डाउट है? ये ब्लू कलर की जो बीम दिख रही है ये किसकी है? ये किस पे स्ट्राइक हो रही है? गोल्ड फॉइल क्यों ली थी? क्योंकि उसको थिन से थिन चाहिए थी। आपको पता होना चाहिए रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो गोल्ड फॉइल ली थी ना, उसकी थिकनेस लगभग सिर्फ 1000 एटम्स की थी। एटम बहुत छोटा है ना, सिर्फ 1000 एटम जितनी थिकनेस थी रदरफोर्ड ने जिसको यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। उस गोल्ड फॉइल की थिकनेस भी पूछ सकते हैं कितने एटम्स की थी? ये बहुत 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 ज्यादा पतली है, बहुत ज्यादा छोटी है। वो चाहता था कि कम से कम नंबर ऑफ एटम्स वहां पर रहे, इसलिए उसने पतली से पतली शीट यूज किया। पतली से पतली शीट यूज करने के लिए उसने किसका यूज किया? अभी क्लियर हो रहा है? ठीक है। अब जब ये अल्फा बीम आ रही थी तो देखो बहुत सारे पार्टिकल्स तो सीधे जाके स्ट्राइक हुए। जैसे ही स्ट्राइक होंगे इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर, क्या ये चमकने लग जाएंगे? तो दिखेगा कि सारे के सारे पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं वहां पर? स्ट्राइक हो रहे। लेकिन कुछ पार्टिकल्स इधर देखो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट होने का मतलब है ऐसे सीधे जा रहे थे, किसी चीज से टकरा के हल्के से, ऐसा ही हुआ? ऐसा नो, सीधे जा रहे थे किसी चीज से टकरा के हल्के से। ये चीज समझ आ रही है? यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर हो रहा है रेजोनेंस से? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं बच्चों, कहाँ से आ रहे हैं? सोर्स से आ रहे हैं। किस कलर की लाइट से आ रहे हैं? क्या ये एक्चुअली में ब्लू होंगे? तो सिर्फ ऐसी कलर शो कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, किस पे टकरा रहे हैं? गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी है? ठीक है, कोई और भी मेटल है जो इतनी कम? इसलिए उसने किसका यूज किया था? ये क्या है? सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये क्या करती है? ये शाइन करती है जैसे इसके ऊपर कौन स्ट्राइक करेगा? तो अल्फा पार्टिकल बहुत सारे तो सीधे ही निकल गए, यानी कि उसकी स्क्रीन पर स्ट्राइक किया बिल्कुल सीधा 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 सीधा। लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे जो हल्के से अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गए। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर? डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जिनमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आया। देखो जरा, क्या आप ढूंढ पा रहे हो उन पार्टिकल्स को? किस कलर से शो किया? ये पर्पल सा या पिंक सा कलर जो है ये वो पार्टिकल्स को शो कर रहा है जिसके अंदर डिफ्लेक्शन बहुत मतलब ऐसे जा रहा था और ऐसे आ गया। सोचो कितना डिफ्लेक्शन है। ये सुन लो, ठीक है, दिल्ली जाना था, कहाँ गए? सहारनपुर। ये चीज समझ आ रही है सबको? कहाँ गई हमारी स्क्रीन? कोई बात नहीं। देखो यहाँ तक समझ आया? अभी मैंने आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट समझा रहा हूँ, सेटअप समझा रहा हूँ। अभी तो उसके मॉडल की बात ही नहीं की, अभी तो सेटअप समझ रहे हैं कि उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। और खाली रदरफोर्ड ने नहीं किया था, उसका एक फ्रेंड भी था। फ्रेंड का नाम मुझे नहीं पता, आप लोग सर्च करना एक बार क्या था उस फ्रेंड का नाम। यहाँ पर हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स है। पेपर में पूछते हैं अल्फा पार्टिकल्स क्या है, तो अल्फा पार्टिकल्स आपके पास हीलियम के चार्ज पार्टिकल्स। ये चीज समझ आई? ठीक है, इनको डबली चार्ज पार्टिकल्स भी बोला जाता है और इनका मास कितना होता है? 4u। ये एक सोर्स से निकल रहे हैं। इस सोर्स से निकलने के बाद ये किस पर स्ट्राइक करेंगे? गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल पतली से पतली लेनी है। कितनी थिकनेस है इसकी? ठीक है, तो ये गोल्ड फॉइल से जब निकले तो ये बिल्कुल सीधे निकल गए और यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमें देखने को बहुत कम मिली। सारे के सारे पार्टिकल मोस्टली कैसे निकल गए? सीधे निकल गए। डिफ्लेक्शन बहुत कम पार्टिकल्स में थी, ऐसे जा रहे थे, हल्के से किसी चीज से टकराए होंगे तभी तो ये मुड़े होंगे। ये सुनो, ठीक है।
और कुछ पार्टिकल्स के लिए डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा था। ये चीज समझ आ रही है? तो ये किसका एक्सपेरिमेंट था? रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी क्यों बोलते हैं? बिकॉज ही यूज्ड रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्कैटर हो रहे थे। स्कैटर होने का मतलब है फैल रहे थे। बहुत सारे तो सीधे निकल गए लेकिन कुछ फैल भी गए। ठीक है, ये अब ऐसा हो क्या रहा है इसके अंदर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं एनसीईआरटी से रीड करने वाला हूँ सारी चीजों को। इस डायग्राम को समझेंगे भी और पढ़ेंगे। चलो, ये वो सारी कहानी समझ आ गई थी बच्चों? सोर्स से क्या निकल रहा था? अल्फा पार्टिकल्स किसको बोला था? डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल्स को बोला था। ये चीज समझ आ गई थी? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मास कितना था उसका? 4u था। और वो जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे सोर्स से, वो कहाँ जा रहे थे? सीधा गोल्ड फॉइल ही। क्यों? सबसे पतली चाहिए थी, सबसे थिन चाहिए थी। तो गोल्ड फॉइल इतनी थिन हो सकती है। कितनी थिन? याद आ रही है सब कुछ? ठीक है, क्या हुआ अर्षित? कोई बात नहीं, रिफ्लेक्शन का कुछ नहीं हो रहा। लाइट बंद करके देखो भाई, बस बस बस। ये चीज समझ आ रही है अंदर? वो गोल्ड फॉइल पर क्या हुआ? गोल्ड फॉइल पर जब पार्टिकल्स स्ट्राइक किए तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कहाँ चले गए? सीधे चले गए। और हमें कैसे पता चला वो सीधे गए? क्योंकि हमने वहां पर क्या लगा रखी थी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी थी। बहुत सारे पार्टिकल्स सीधे जा जाके उसको स्ट्राइक कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां पर मुझे पता चल रहा था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सीधे गए, विदाउट डिफ्लेक्शन गए। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। कहाँ से? एनसीईआरटी की हेल्प से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। थॉमसन पढ़ लिया था हमने? देखो पूरा नाम अर्नस्ट रदरफोर्ड दिख रहा है आपके पास? एनसीईआरटी है तो आप अपनी एनसीईआरटी में देखते रहिए, जिसके पास नहीं है वो इधर देखते रहिए। मैं रीड कर रहा हूँ एक एक वर्ड को। Was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. रदरफोर्ड पूरी तरह से इंटरेस्टेड थे क्या देखने में कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं एक एटम के अंदर। रदरफोर्ड डिजाइन्ड एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। उस एक्सपेरिमेंट में उसने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स लिए। ये चीज हमें याद रखनी है स्पेशली कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो फास्ट मूव कर रहे थे। कैसे मूव कर रहे थे? क्या आपने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों? हाफ इनटू ठीक है। क्या उन पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो फास्ट है? तो अगर स्पीड फास्ट है यानी कि वेलोसिटी फास्ट है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो यस और नो। तो उन पार्टिकल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। क्या होगी? मैं दोबारा बताता हूँ। अगर कोई चीज हाई स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज मोर तो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो। ये चीज क्लियर हो रही है? इसमें कोई डाउट है किसी को? ठीक है। तो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो कैसे थे? फास्ट मूविंग थे, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी थी। क्या थी उनके अंदर? क्या हो गया? बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या थी उनके अंदर? एनर्जी थी। तुम्हारी एनर्जी कहाँ गई है? चाटा लगेगा अभी गाल पे अगर नहीं बोलोगे। क्या थी उनके पास? एनर्जी, हाई एनर्जी थी। ठीक है। He selected a gold foil
ये पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल. ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन एज लेयर एज पॉसिबल. जितनी पतली से पतली लेयर बन सकती है उतनी पतली से पतली लेयर चाहिए थी, इसलिए उसने गोल्ड का लिया. दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट. समझ आ रही है ये चीज? इसमें कोई डाउट है किसी को? चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं. अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स कैसे हैं? हीलियम आयंस हैं. सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, लिखा हुआ है ये 4u का मास है. द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी. इसका मतलब उनका मतलब तो अभी धीरे धीरे आएंगे, देखेंगे क्या है वो. फिलहाल इसको आगे बढ़ाते हैं. देखो बच्चों, ये गोल्ड एटम्स हैं. स्पेयर्स दिख रहे हैं आपको बहुत सारे. ये गोल्ड के एटम्स हैं. देखो कितने सारे पार्टिकल्स सीधे निकल गए. अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं. ये क्या है? अल्फा पार्टिकल्स. क्या है ये? अल्फा पार्टिकल्स किसके बने हैं? हीलियम के ऊपर चार्ज 2+ का है. मास 4u. सबको ध्यान रहेगा? यस सर. अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं, किससे स्ट्राइक करेंगे? देखो कितने सारे पार्टिकल्स सीधे के सीधे आ रहे हैं. यस और नो? यस सर. इसका मतलब एटम के अंदर खाली स्पेस है. इसका मतलब एटम के अंदर बहुत सारा खाली स्पेस है. तभी तो उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं मिला, तभी तो उनके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ. देखो सीधा का सीधा निकल गया. यस और नो? इसकी बात करते हैं. सेकंड पार्टिकल सीधा का सीधा निकल गया. थर्ड पार्टिकल सीधा का सीधा निकल गया. तो अगर सीधा सीधा निकल रहा है इसका मतलब बीच में कोई है ही नहीं, खाली पड़ा है, तभी तो वो सीधा निकल रहा है. यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है. लेकिन देखो कुछ पार्टिकल टकराए, किसी चीज से टकराए. किसके अंदर? एटम के अंदर. एटम के अंदर किसी चीज से टकराए हैं और टकरा के उनमें क्या आया? डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन कम आया ज्यादा है? ये तो ज्यादा वाला है. दिल्ली से सहारनपुर वाला है. ठीक है. ये सीधा निकल गया, ये सीधा निकल गया. जरा देखना ये तो कुछ ज्यादा ही डिफ्लेक्शन आ गया. ये कितना डिफ्लेक्शन आया? 180 डिग्री का. ये कैसा डिफ्लेक्शन है? मतलब टकराया, टकरा के किसी के गोली मारी, गोली हमें लग गई. नजर फोड़ने एक्चुअली में ये मतलब आपको पॉइंट. ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो केस है, ये वाली ऑब्जर्वेशन जो है, ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन थी. रदरफोर्ड ने इसको कंपेयर किया कि ये इट इज समथिंग लाइक कि वो रिवॉल्वर से गोली मार रहा है एक पेपर पर और पेपर से टकराकर गोली वापस आ रही उसी के पास. समझ रहे हो? तो ये केस बहुत बहुत ज्यादा रेयर था. ये केस बहुत बहुत ज्यादा रेयर था. उसके बाद फिर देखो ये वाला पार्टिकल टकराया, डिफ्लेक्ट हुआ. वही दिल्ली से मेरठ भी जा सकता है. ये सीधा निकल गया, ये फिर से डिफ्लेक्ट हो गया, ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हुआ है, ये सीधा. मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स सीधे निकल रहे हैं क्या? yes, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट एटम के अंदर कैसा है? खाली है, एम्प्टी है. ठीक है. ये चीज समझ आई? अब जब वो टकरा रहे हैं तो टकरा के उनके अंदर क्या आ रहा है? कई बार डिफ्लेक्शन. तो किसी चीज से तो टकरा रहे होंगे. अब वो छोटी बाइक भी नहीं है जिससे टकरा रहे हैं. छोटी बाइक होती तो ट्रक उसको धक्का मार के सीधा निकल जाता. इसका मतलब वहां 4-5 बाइक एक साथ खड़ी है जिनको ट्रक एक साथ धक्का नहीं मार पा रहा है. और बाइक भी नहीं, कार मान के चलो. ठीक है. टेम्पू ले लो. ठीक है. छोटा हाथी भी ले सकते हो. तो वहां पर छोटा हाथी या टेम्पू है कुछ जिससे वो ट्रक टकराया और टकरा के उसमें क्या आया? डिफ्लेक्शन आया. कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? रेजोनेंस. कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? चलो फिर आगे चलते हैं. इसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से, यहाँ पर देखो रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशंस दिखाता हूँ.
देखो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की जो ऑब्जर्वेशंस थी, ये ऑब्जर्वेशंस है। अगर आपसे कोई ऑब्जर्वेशंस पूछेगा तो ये लिखोगे। ओके, जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ये थी, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। कैसे चले गए? सीधे चले, कोई भी डिफ्लेक्शन। ये चीज क्लियर हुई? ये पॉइंट कितने लोगों को क्लियर हुआ? राइट हैंड, राइट हैंड क्लियर हो गया सबको? अच्छे समझ आ रहा है? समृद्धि क्लियर हो रहा है? सिया, करण क्लियर हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय, कुछ ऐसे भी थे जो थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए थे। थोड़े से मतलब दिल्ली से गाजियाबाद, नोएडा, बिल्कुल पास पड़ता, गुड़गांव। Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to be rebound. अगर वहां पर 12,000 अल्फा पार्टिकल्स फेंके जा रहे हैं तो 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा होगा जो टकराकर वापस आ रहा है। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो। रदरफोर्ड ने इस रिजल्ट को ऐसा कहा कि दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर पर। क्या कर रहे हो आप? फायर कर रहे हो और इट कम्स बैक एंड हिट्स यू, और वो आपको ही आकर, मतलब आपने एक पेपर को शूट किया, आपने सोचा क्या ही होगा, वहां तो गोली लग गई। आ रही बात समझ में? तो ये क्या थे? 3 ऑब्जर्वेशंस थे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के, जिसकी हेल्प से उसने अपने कुछ कंक्लूजन्स दिए। क्या दिए? कंक्लूजन्स। ये कंक्लूजन्स है। देखो बच्चों, अलग अलग चीजें, वो ऑब्जर्वेशंस थी कि ये दिखा, हमें दिखा कि अल्फा पार्टिकल्स सीधे निकल गए, हमें दिखा कुछ में डिफ्लेक्शन आया थोड़ा बहुत, हमें ये भी दिखा कि कुछ में बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आया, इतना कि वो टकराकर वापस आ गए। ऑब्जर्वेशंस तीनों किस किस को क्लियर हो गई? राइट हैंड के साथ। देवांश को कम क्लियर हुई है तो ऊपर से, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं? कंक्लूजन। इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर क्या कंक्लूजन्स वहां पर उसने निकाले। ठीक है, तो सबसे पहला कंक्लूजन जो मैंने आपको बताया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी है, तभी तो विदाउट डिफ्लेक्शन चला गया। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग। ये समझ आ गया सबको? सेकंड पॉइंट, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। कुछ ही पार्टिकल्स ऐसे थे जो अपने पास से थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए, भटक गए, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज सब जगह फैला हुआ नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ जगह पर ही अवेलेबल है। एक एटम के अंदर थॉमसन ने कहा था कि एटम पूरा किसका बना हुआ है, कहा था ऐसा थॉमसन, लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं आ रहा है कुछ भी। रदरफोर्ड ने कहा है कि सब जगह पॉजिटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ कुछ कुछ जगह पर ही पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। ये पॉइंट कितने लोगों को क्लियर हुआ है? कार्तिक गोयल को डाउट? ऋत्विक क्लियर हो रहा है? क्लियर है सबको? ठीक है, गर्ल्स में किसी को डाउट है? चलो आगे चलते हैं। A very small fraction of alpha particle were deflected by, ऐसे बहुत कम पार्टिकल्स थे, 2 या 3 या 4 पार्टिकल्स ऐसे थे जो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, टकराए, टकराकर वापस गोली हमें लग गई, इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। अब देखो, सोचो ध्यान से, एक छोटी सी कार है, छोटी सी कार का नाम बताओ। नैनो। नैनो। एक बड़ा सा ट्रक है, बड़ा सा ट्रक बहुत तेज स्पीड में आ रहा है। ठीक है, ट्रक बड़ा वाला ट्रक है, बड़े वाला देखा है बड़ा ट्रक? किसने देखा बड़ा ट्रक? अब बड़ा ट्रक जो आ रहा है ना, स्पीड में आ रहा है। ठीक है, स्पीड में आ रहा है और किससे टकराएगा? नैनो। क्या होगा नैनो? बचेगी? ट्रक का कुछ बिगड़ेगा? ट्रक
उसका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, है ना। ट्रक क्या करेगा, नैनो को साइड हो और खुद आगे निकल, ऐसा ही होगा ये सब। अब दूसरा केस समझो, अगर वहां पर 7-8 नैनो खड़ी है एक साथ ग्रुप बना के गैंग में, ठीक है, लड़ने के लिए। किससे लड़ने वाले? ट्रक से। ट्रक आ रहा है, बड़ा ट्रक है, हाई स्पीड से आ रहा है, ठीक है, 7-8 नैनो खड़ी है, अपना ग्रुप बना के आ जाओ। उधर से ट्रक आ रहा है बहुत तेजी से, तो क्या होगा, वो 7-8 नैनो भी आराम से उड़ा देगा, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रक है। लेकिन क्या ट्रक में हल्का सा डिफ्लेक्शन आएगा, थोड़ा सा तो असर पड़ेगा, है ना। होगा या नहीं होगा? अभी उन नैनो को समझ आ गया कि 7-8 से काम नहीं चलेगा, और नैनो बुलाओ, हेलो सेंड मी मोर नैनो, और नैनो आ गई वहाँ पर, 20-25 नैनो खड़ी है एक साथ, ग्रुप बनाकर गैंग बनाकर खड़ी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पर 20-25 नैनो खड़ी है, अभी भी ट्रक आ रहा है, वही बड़ा ट्रक है, हाई स्पीड के साथ आ रहा है, हाई एनर्जी के साथ आ रहा है, जाके टकराएगा। इस बार क्या होगा, ट्रक टकरा के, ये तो बहुत सारे हैं, होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब यहाँ पर सारे के सारे जो प्रोटॉन्स हैं, यानी कि जो सारा का सारा मास है, वो कहीं एक जगह पर इकट्ठा हुआ हुआ है। एटम के अंदर सारे के सारे प्रोटॉन्स कहीं एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं, और जैसे ही अल्फा पार्टिकल उनसे आके टकराया, वो टकरा के आ रही है बात समझ में क्या कह रहा हूँ? प्रोटॉन्स फैले हुए नहीं है, नैनो अगर इधर उधर फैली होगी तो ट्रक आके उड़ा के चला जाएगा सबको, ये सुनो। वो कहाँ है? यानी कि प्रोटॉन्स एक ग्रुप में एक पर्टिकुलर प्लेस में है, और वो भी कहाँ है? सेंटर में। कहाँ है? बिल्कुल देखो, ये छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको सेंटर में, ये सेंटर में प्रोटॉन्स ही है। कौन है सेंटर में? प्रोटॉन्स। एक साथ काफी सारे खड़े हैं, जैसे ही अल्फा पार्टिकल आते हैं, इनसे टकराते हैं और टकराकर वापस चले जाते हैं। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट इसमें? क्लियर हो रहा है सबको? तो जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो आए, सीधे निकल गए, क्यों? क्योंकि एटम्स के बीच में बहुत सारा स्पेस था, खाली स्पेस था। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबसे पहला, कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए क्योंकि एटम्स के बीच में क्या था? बहुत सारा स्पेस था। फिर कुछ में डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन से ये पता चला कि प्रोटॉन्स एक ही जगह पर हैं, कहीं भी फैले हुए नहीं हैं, और बहुत कम स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। फिर तीसरा पॉइंट था कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो टकरा के बिल्कुल बाउंस बैक हो गए थे। तो ऐसे में तो हमें ये पता चलता है कि सारा का सारा प्रोटॉन्स वाला चार्ज कहाँ है? कहीं एक जगह पर फिक्स है, और वो जगह कहाँ है? सेंटर ऑफ एन एटम। एटम के सेंटर में वो जगह फिक्स है जहां पर सारे प्रोटॉन्स मिलके रह रहे हैं, और उस सेंटर वाली जगह को रदरफोर्ड ने नाम दिया था न्यूक्लियस। क्या नाम दिया था? न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने यहाँ पर न्यूक्लियस एक नई चीज बताई थी। रदरफोर्ड ने कहा था एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली है, और सारा का सारा प्रोटॉन्स कहाँ होता है? सेंटर में, जिसको उसने क्या नाम दिया था? कितने लोगों को ये बातें क्लियर हो रही है? अगर सारी बातें क्लियर हो रही है तो अब देखो बच्चों, इन कंक्लूजन्स की हेल्प से रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। अभी तो रदरफोर्ड के मॉडल की बात अब होगी। ये है रदरफोर्ड का मॉडल के मेन 3 पॉइंट्स। रदरफोर्ड ने कहा पहले पॉइंट में, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम। जो सेंटर है एटम का वो कैसा है? पॉजिटिवली, और उसमें सब क्या है? सब क्या भरे हुए होंगे? प्रोटॉन्स। तभी तो वो कैसा चार्ज है? अगर इलेक्ट्रॉन्स होते तो कैसा? प्रोटॉन्स है इसलिए कैसा है? उसने उस सेंटर को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। फिर उसने ये भी कहा नियरली ऑल मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। उसने ये भी कहा कि एटम के अंदर जितना भी मास है वो सारा कहाँ है? सेंटर में, उसी न्यूक्लियस के अंदर है। ये चीज क्लियर हो रही है सभी को? अगला पॉइंट देखो, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। कुछ अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेस पे रदरफोर्ड ने एक और पॉइंट दिया था, क्या? कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है। थर्ड,
द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल। जो न्यूक्लियस का साइज था वो बहुत बहुत ज्यादा, किसके कंपैरिजन में? एटम के कंपैरिजन में। बच्चों अगर एटम का साइज 1 लाख है तो न्यूक्लियस का साइज 1 है, सोचो कितना ज्यादा छोटा होगा, यस और नो? तो इसका मतलब जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत बहुत ज्यादा छोटा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 की पावर 5 टाइम्स, मतलब 5 zeros। तो मैंने वही कहा है कि अगर एटम 1 लाख है तो न्यूक्लियस सिर्फ कितना है उसके साथ 1। साइज कंपेयर कर पा रहे हो? एटम अगर 1 लाख है तो न्यूक्लियस 1 है। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? क्लियर हो रही है बातें? तो एटम का स्ट्रक्चर रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा था जिसमें उसने कहा कि एटम का बहुत सारा स्पेस तो क्या है, खाली है, एम्प्टी है। पहला पॉइंट क्लियर हो? दूसरा पॉइंट उसने कहा कि प्रोटॉन सब जगह नहीं है, जैसे थॉमसन ने कह दिया था। थॉमसन ने तो ये कह दिया था ना, सारा का सारा पार्ट कैसा है, पॉजिटिव है, प्रोटॉन से बना हुआ है। रदरफोर्ड ने कहा प्रोटॉन सब जगह नहीं है, वो कुछ ही जगह पर है। फिर उसने ये भी कहा कि वो जो जगह है वहीं पर सारे प्रोटॉन्स हैं, और उस जगह को, उस सेंटर को उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। फिर उसने ये भी कहा कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत बहुत ज्यादा छोटा है, और सारा का सारा मास एटम का वहीं पर रिसाइड करता है। कहां पर? कितने लोगों को ये बातें क्लियर हो रही है? अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, फिर एक क्विज करेंगे। फोन किस किस के पास है आज फिर से क्विज करने वाले हैं, ठीक है, रदरफोर्ड के ऊपर बेस्ड मेंटीमीटर के आंसर। ओके, जिसके पास फोन नहीं होगा आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर फोन देख लेना और शक्ल देख लेना, ठीक है? चलो देखो, मैं तो फोन नहीं आज। फटाफट से रिवाइज करते हैं। थॉमसन का मॉडल क्या था? थॉमसन ने कहा था कि एटम पूरा का पूरा एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर कौन फिक्स होता है, ये थॉमसन ने कहा था। अब थॉमसन के मॉडल को सच मान के किसने स्टडी करना शुरू किया? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का नाम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर क्यों? क्योंकि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए गोल्ड फॉइल का यूज किया था और अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया था। अल्फा पार्टिकल्स उसने बोला है हीलियम के डबली चार्ज पार्टिकल्स को। कितना मास था उसका? 4। ये चीज क्लियर हो रही है? ठीक है। जो